नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता पथ पर, जहां आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप भी बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। यहां आपको जो है कंप्लीट नोट्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट्स, बुक का डिस्कशन और बुक को भी करवाया जाता है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम लोग जो है 50 डे टारगेट सीरीज स्टार्ट किए थे बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है, जून में है। ठीक है, तो इस टारगेट सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर डे 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सिर्फ सेलेक्टेड ही पढ़ाएंगे और इससे बाहर जो है वो ज़्यादातर प्रश्न इसी से फंसने वाले हैं, तो याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है क्लास के बाद, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 5। चलिए, लूसेंट बुक से हम लोग पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे डे 1 से लेकर डे 4 तक। जितने भी नए जुड़ रहे हैं वो जाकर पहले डे 1 देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में उपराष्ट्रपति को देखने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी हम लोग स्टार्ट किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 63 है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। योग्यता देखिए, तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और चौथा है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। पांचवा है, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, पूछा जाता है 66 का 1 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट में दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 67 में है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु यहाँ पर दिया गया है ए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, अनुच्छेद 67 के क के तहत। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने प्राप्त किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु यहाँ पर दिया गया है, इस खंड में प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तथा तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 के ख में दिया गया है, इसकी चर्चा है। सी में है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद
तब तक पद पर धारण करता रहेगा, यानी तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर नहीं लेता। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 67 के ग में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति के तरह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके किए गए कार्य को अवैध नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 से 62 तक। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जगदीप धनखड़ ये आपका 2022 से अब तक नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है बदल गए हैं। चलिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में इसकी चर्चा है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नोट में, जब किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था। 75 का 2 अनुच्छेद 75 का 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद 75 के 3 के तहत के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। 75 के 4 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75 के 5 में यह कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट, जिनका कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक था। ठीक है, बाकी देखिए और सब देख लीजिएगा। चलिए, नरेंद्र मोदी अभी भी वर्तमान में ही है, 26/5/2014 से अभी तक है। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। ठीक है, नरेंद्र मोदी का है। और देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा दिया गया है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तीसरा है लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का 6। ठीक है, 6 के बारे में बताया गया है, यानी इनके बारे में सबसे छोटा कार्यकाल इनका ही था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये देख लीजिए, 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं,
जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता, यहाँ पर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधित परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। आगे देखिए, आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्ति के संबंधित परामर्श देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य प्रधानमंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। वह चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वास नाथ प्रताप सिंह हुए। इस एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन तक, याद रखिएगा, यही ऊपर बताया जा रहा था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो मंत्रिमंडल सचिवालय देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट में दिया गया है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा, याद रखिएगा। 14 नंबर चैप्टर है हमारा पॉलिटिका, संघीय संसद यानी संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यह आर्टिकल 79 में कहा गया है, ठीक है। राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा के सदस्य की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है।
राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चय कोटा प्राप्त होता है। राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े तभी सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार +1 और ब्रैकेट +1। ठीक है। यदि उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, तो विजयी उम्मीदवार को 200/4 +1 करना होगा, यानी 200/5, तो 40 + 1 41 हो जाएंगे। 40 वोटों की जरूरत पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों की कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उससे वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर देती। ठीक है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बहुत पूछा जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यह आपका आर्टिकल 83 का 1 में दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 89 में है इसकी चर्चा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब वह उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना इसकी चर्चा अनुच्छेद 90 में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, यहाँ पर देखिए। हाँ, पहला दिया गया है, उपसभापति यदि किसी राज्य का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह पद त्याग सकेगा। तीसरा है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले दे देनी होगी, याद रखिएगा। नोट, जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में इसकी चर्चा है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है।
केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों से बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है। आपका अनुच्छेद 312 में इसकी चर्चा है। संसद भवन, यह एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12/2/1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और राज्य दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए इसकी संख्या जो है यहाँ पर 31 है और बिहार, स्पेशली बिहार का याद रखिएगा, 16 है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव बने थे। अगला देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 के 1 में है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 में इसकी चर्चा है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। नोट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है। चलिए आगे देखिए, ये दिया गया है, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। आपका अनुच्छेद 330 में इसकी चर्चा है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र लोकसभा का आपका दिल्ली है, बाहरी दिल्ली। आगे देखिए, सबसे कम लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 में इसकी चर्चा है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 से 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा
अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्यता। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो और वह पागल और दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 के 3 में है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो यूपी में देखिए कितनी है, तो ये आपका 80 है और बिहार का याद रखिएगा 40 है, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है लोकसभा, बिहार वाला याद रखिएगा 40 है और यूपी में 80 है, दोनों याद रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों के कुल 1/10वां भाग होगा। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 के 3 में इम्पोर्टेंट है। यदि सदन के अधिवेशन में कोई समय गणपूर्ति नहीं होती तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 100 के 4 में इसकी चर्चा है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम की कुल संख्या का 1/10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। पहला, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि एक नंबर दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतरिम रूप से असहमत हो गए हो। और तीसरा है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हो। संसद की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 का 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकती है और उसमें विधेयक पारित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 118 के 3 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 के 4 में इसकी चर्चा है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो
ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108 के 4 में इसकी चर्चा है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होते, लैप्स नहीं होते। अनुच्छेद 107 के 3 में इसकी चर्चा है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होता। अनुच्छेद 107 के 4 में इसकी चर्चा है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107 के 5 में इसकी चर्चा है। ठीक है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट में है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा पहली बार आयोजित किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व आगे देखिए, आगे दिया गया है यहाँ पर 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठतम सदस्यों का पैनल में कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं कार्य अधिकार। पहला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा है, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। तीसरा है, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। नेक्स्ट है, 5 नंबर, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट है 6 नंबर, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। 7वां है, अध्यक्ष द्वारा विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या तो राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 8वां है, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए बजट में प्रस्तावित हो जाता है तो उसे पेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्रदान होती है। देखिए,
यहाँ पर देखिए दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर एवं एम अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे देखिए दिया गया है न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। नेक्स्ट है संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा अनुच्छेद 100 के 1 के तहत। आगे देखिए आगे है संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है और या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कार्यवाही विद्यमान होगी अनुच्छेद 100 के 2 के तहत। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को स्वयं शाम 4 बजे ही लाया जाता है। नेक्स्ट है किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदन सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है अनुच्छेद 100 के 4 के तहत। नया संसद भवन 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को की गई। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा तथा निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है नए संसद भवन की विशेषताएं। इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? तो थल है, जल है और नभ है। नेक्स्ट है जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह कांस्य से बनी है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नोट: संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट देखिए, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों में अर्थात निवारक निरोधक के विधि के अधीन गिरफ्तारी में छूट नहीं है। आगे देखिए, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ
लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नेक्स्ट है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, अनुच्छेद 120 के 1 के तहत। अब हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से देखेंगे उपराष्ट्रपति। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। आगे है 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। बाकी देखिए, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति के पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 से इनका 62 तक था। नेक्स्ट देखिए, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र व हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। अगला देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तुलना, तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा बनने की सदस्य योग्यता रखता हो। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में के दोनों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें राज्य विधान मंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद। चलिए, तो इसको देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है
यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्री की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में। लाभ के पद पर निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अंतर्गत के अधीन। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुखम शेट्टी थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री में, ताशकंद में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, याद रखिएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट देखिए मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो मंत्रिपरिषद तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका प्राप्त होती है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता और निर्णय की निगरानी कौन करता है? तो आपका मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिए। आगे देखिए महान्यायवादी तथा महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो आपका SC सीतलवाड़ थे। भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का, याद रखिएगा। आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रति प्रसाद पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने
और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो आपका महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन? तो के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। अगला देखिए, अगला दिया गया है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिवाहक कहा जाता है, याद रखिएगा। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 संसद तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह से संबंधित है। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है, रिपोर्ट से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे जो है संसद है, तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। संसद से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे के नेक्स्ट टारगेट सीरीज में यानी डे 6 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए, ठीक है। ये हमारा डे 5 था, डे 6 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान 2026 एडिशन का था, और ये NCERT सार संग्रह बुक दोनों हम करवा रहे हैं। 50 दिन में आपको कंप्लीट भी करवा देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार पुलिस 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।